इस वीडियो में ज़्यादातर हम वो प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आसान बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतिरोध कैसा है मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है? वाट। ऐसे प्रश्न आप सभी लोग जनरली जान रहे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप पूछे जाते हैं, वैसा टाइप क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। कुछ वैसे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि होते हैं दिखने में छोटा सा प्रश्न, लेकिन वो लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम आपको समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र कैसे आता है हम वो बता देते हैं। यानी सिद्ध करने नहीं बताएंगे, बल्कि वो सूत्र कैसा होता है, कैसे बनेगा प्रश्न इससे संबंधित, वो हम बताएंगे। तो समांतर क्रम में होता कैसे है, समांतर क्रम होता क्या है? तो कोई भी दो प्रतिरोध के बीच अगर कोई तीसरा तार जो है निकला हुआ रहेगा, तो वो दो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में कहलाएगा। तो जैसे देखिए ये R1 R2 के बीच, जैसे R1 R2 के बीच आप जा रहे हैं तो ये तीसरा तार निकला हुआ है, आपस में कह सकते हैं कि R1 R2 समांतर क्रम में है। R2 R3 भी समांतर क्रम में भी है, क्योंकि R1 और R2 के बीच जब आप आ रहे होते हैं तो देख लीजिए फिर ये तीसरा तार, इधर से भी आप चेक कर सकते हैं R1 और R2 के बीच जब जाएंगे तो एक तीसरा तार वायर इसमें कनेक्टेड है। इसका मतलब ये तीनों आपस में समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का जो सूत्र होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। रटिए मत, अगर आपको 3 प्रतिरोध दिया है तो तीनों को उलट करके जोड़ देंगे। जैसे अगर 2 भी प्रतिरोध दिया रहता है तो दोनों प्रतिरोध को उलट देंगे, पहले 1/R1 और 1/R2 और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, तो यही हुआ आपका कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पे ये Rp क्या है? P फॉर पैरेलल यानी समांतर। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, समांतर क्रम का एक और नाम होता है पार्श्व क्रम। तो ये भी बिहार बोर्ड में पूछते हैं कि अगर दो प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो उसका कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ से हो जाएगा, हमने दो प्रतिरोध की बात किया हूँ R1 और R2, तो इसको दोनों को उलट देंगे। उलट दिए मतलब R1 को उलट देंगे तो 1/R1 होगा, और R2 को उल्टेंगे तो 1/R2 होगा। दोनों को जोड़ दिए बराबर होगा 1/Rp। अब यहाँ से आप Rp निकाल सकते हैं। वो कैसे? 1/Rp बराबर, आप दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो R1 गुने R2 हो जाएगा, और ये R1 से डिवाइड करिएगा तो R2 बचेगा, जो R2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ R1 ऊपर चला जाएगा। आपको Rp चाहिए तो इसको उलट दीजिए तो Rp निकलेगा, Rp/1 हो जाएगा, और इसको उलट दीजिएगा तो R1 गुने इनटू R2/R1 प्लस R2। सर ये R2 मैंने बाद में लिखा, R1 पहले लिखा, जोड़ में आप बदल सकते हैं, R1 जोड़ R2, यानी ये एक नीचे नहीं लिखते हैं। तो Rp बराबर डायरेक्ट फार्मूला हो गया R1 गुने R2/R1 प्लस R2। अब तो एक प्रश्न आएगा कि दो प्रतिरोध का मान दे दिया, एक प्रतिरोध का 2 ओम दिया, एक प्रतिरोध दिया हूँ 4 ओम। इसको समांतर क्रम में अगर कनेक्ट करेंगे तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, Rp बराबर पहला R1 का मान 2 हो गया, R2 का मान यहाँ 4 हो गया, बटे R1 है 2, R2 है 4, तो यानी 4 दूनी 8/6 हो गया। काट दीजिएगा 2 से तो 4/3 आंसर होगा, और ये ओम लगा देंगे क्योंकि आपने कुल प्रतिरोध ही तो निकाला है, तो ओम में आंसर इसका आएगा। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि समांतर क्रम में सूत्र कैसे आएंगे। अगर आपको 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो तीनों प्रतिरोध को उलट देंगे, जोड़ देंगे। 4 प्रतिरोध रहता है तो चारों प्रतिरोध को उलट देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपने जान लिया, लेकिन सवाल यहाँ तक ही नहीं अटकता है। सवाल अटकेगा कैसे कि अगर आपको 3 ओम का 3 प्रतिरोध हमने आपको दे दिया। एक प्रश्न यहाँ है, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रश्न है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? कुल प्रतिरोध का मान होगा क्या होगा? तो ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 ओम का 3 प्रतिरोध, अर्थात 3 ओम, एक 3 ओम यहाँ है, उसको फिर 3 ओम यहाँ भी दिया है, फिर 3 ओम यहाँ भी 3 ओम ही दिया है, यानी तीनों जो प्रतिरोध है समान ही है। कनेक्ट कर दिया समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट लगाएंगे 1/Rp बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब तो अगर यहाँ पे 1/Rp बराबर हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा 3 होगा, और ऊपर में 1 जोड़
1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब 3/3 कट के 1 आएगा। 1/RP बराबर आ गया 1, यानी यहाँ पे RP का वैल्यू इसे नीचे 1 रख लेंगे तो 1 गुना हो जाएगा, RP बराबर फिर भी 1 ही आएगा। तो यानी कुल प्रतिरोध का मान जब आप समांतर क्रम में ये तीनों ओम का प्रतिरोध को जोड़े तो RP का मान 1 आया। एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ, ये तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, एक सूत्र यहाँ पे आ जाएगा। वो सूत्र ये होगा कि डायरेक्ट अगर n मतलब मान लिया जाए कि यहाँ पे तीनों प्रतिरोध का मान R ही है, आपको 3 ओम के बदले अगर यहाँ पे R दे देता, R ओम है ना, R ओम या फिर केवल R ओम का 3 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तब कुल प्रतिरोध का सूत्र डायरेक्ट हो जाएगा R/N। सर ये क्या हुआ? अगर आपको 4 गो R ओम का प्रतिरोध होता, मान लिया जाए कि ये कैसे आता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, वहीं से आएगा। आप R का वैल्यू 3 जगह आप ऐसा रखिए, यानी अगर यहाँ पे R 3 जगह पे है तो N का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जनरलाइजेशन में जब आपका R/N यानी N R प्रतिरोध अगर जरूरत रहेगा, N R प्रतिरोध समांतर क्रम में, N R प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो डायरेक्ट समांतर क्रम में डायरेक्ट फॉर्मूला R/N, यानी ये ट्रिक लगा लीजिए कि अगर आपका समान ही प्रतिरोध 4 गो प्रतिरोध है तो N की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, RP की वैल्यू हो जाएगा R/4। यानी अगर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे R ओम का यहाँ पे मान लीजिए 4 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा? RP बराबर R/4 हो जाएगा। यानी अगर जितना भी प्रतिरोध, N यहाँ प्रतिरोध की संख्या है, लेकिन ये R क्या है? ये R जो है ना आपका आइडेंटिकल प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध का वैल्यू R ही रहना चाहिए। अब डायरेक्ट एक आप लोग से प्रश्न देते हैं कि 4 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम प्रतिरोध वाला 4, जैसे यहाँ पे प्रश्न रहेगा कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, 4 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लीजिएगा। क्या हो जाएगा फार्मूला? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे सर? तो यहाँ 4 ओम रख लिए, अब नीचे कितना प्रतिरोध जोड़े हैं? 4, N का मान 4 हो गया, 4 कट जाएगा तो RP का मान कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे 8 ओम का 4 प्रतिरोध जोड़ा जाए, 8 ओम का 4 प्रतिरोध जोड़ा जाए तो फिर यहीं से फार्मूला पे बैठा देंगे। R का मान कितना दिया? 8 ओम दे दिया। अब कितना प्रतिरोध जोड़े हैं? 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम। इस तरीके से ये समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। ये क्यों ऐसा छोटा सा फार्मूला? क्योंकि सभी प्रतिरोध समान ही होते हैं, सभी प्रतिरोध का मान समान होता है। अगर अलग अलग होता है तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, जितना दिया रहेगा आगे बढ़ते चलेंगे। तो अलग अलग प्रतिरोध है तो समांतर क्रम में ऐसा होगा, और सभी प्रतिरोध का मान समान है तो डायरेक्ट RP बराबर क्या हो जाएगा? R/N हो जाएगा। आपने ये समझ लिया। अब आगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ये पॉज करके वीडियो आप आराम से पॉज करके इसको लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। अगर यहाँ पे 8 ओम के, अब इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, 8 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते। इसी प्रश्न को 8 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है NR डायरेक्ट। अब देखिए कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सर श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम जैसे कि A से B कोई वायर है, उसमें मान लीजिए कि 4 गो प्रतिरोध आपको हम लगा देते हैं, 4 प्रतिरोध लगा दी A से B वायर में, R1, R2, R3 और R4। तो श्रेणी क्रम का ये डायग्राम इसी तरह के होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाएगा हम वो समझेंगे। श्रेणी क्रम पहले वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। A से B कोई तार है, उसमें अगर प्रतिरोध अगर जोड़ा हुआ है, मान लीजिए कि 4 गो प्रतिरोध जोड़ दिया, R1, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध और R4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध। तो सीरीज, S फॉर सीरीज, सीरीज का हिंदी श्रेणी, तो
सीरीज में कुल प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा, सीधा जोड़ देंगे। समांतर क्रम में बच्चों आप लोग बताइए, समांतर क्रम में सीधा जोड़ते थे कि उलट कर जोड़ते थे? उलट कर। श्रेणी क्रम में हम सीधा जोड़ देंगे, जितना वैल्यू दिए रहेंगे श्रेणी क्रम में सबको सीधा जोड़ देंगे। अब तो आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पे शिवाशिष बोलेगा 2 ओम का प्रतिरोध और 4 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध RS का मान कितना होगा? सीधा जोड़ देंगे दोनों को कि उलट कर जोड़ेंगे? सीधा जोड़ देंगे। तो 2 ओम प्लस 4 ओम कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। तो ये RS का वैल्यू यानी सीरीज में सीधा जोड़ दिए निकल गया। तो ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ तक ही नहीं रहेगा, जितना भी प्रतिरोध जोड़ेगा वो हम आगे बढ़ते जाएंगे, डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर 2 ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिया था तो हम दोनों को जोड़ दिए, 3 को प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो तीनों को सीधा जोड़ देंगे। मुझे याद ये रखना है, यानी आप लोगों को याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सबका कुल प्रतिरोध निकालना है तो वो सीधा जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे सभी आइडेंटिकल प्रतिरोध रहेगा। जब आपका यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे रहेगा, अगर आइडेंटिकल रहेगा तब हम आप क्या कर रहे हैं देखिए बताते हैं। थोड़ा देर के लिए यहाँ पे RS की वैल्यू निकालना है तो NR हो जाएगा। सर ये N क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ रेसिस्टर होगा। नंबर ऑफ रेसिस्टर इसका हिंदी ये होगा प्रतिरोधक की संख्या, प्रतिरोधक की संख्या। तो यहाँ पे कितना आप प्रतिरोध जोड़े हैं N वो कहता है, यानी N। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 4 को प्रतिरोध हम जोड़ते हैं, लेकिन वो चारों प्रतिरोध जो है ना समान ही है। अगर यहाँ R प्रतिरोध है, यहाँ भी R ही है, यहाँ भी R ही है, यहाँ भी R ही है, तो डायरेक्ट आप निकालिएगा तो सबको जोड़ना पड़ेगा। R जोड़ R जोड़ R जोड़ R, तो यानी कुल RS का मान कितना R हो गया? 4R हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, RS बराबर जितना जोड़ा रहेगा कितना प्रतिरोध रहेगा वो गुने जो समान प्रतिरोध है वो। RS बराबर NR और RP बराबर हो जाएगा R/N। ओवरऑल आपने क्या जाना? ये दोनों फार्मूला वो उस वक्त अप्लाई होता है जब प्रतिरोध का मान एक ही रहता है। अगर R प्रतिरोध समांतर क्रम में n बार कनेक्ट है, n बार अगर जोड़ा गया है तो R/N। अगर सीरीज में n गो प्रतिरोध जोड़ा हुआ है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा RS बराबर NR। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 8 ओम का 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। फिर से सुनिए, 8 ओम का प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में 4 जगह यानी 4 गो प्रतिरोध दिया है 8 ओम का, यानी 4 गो प्रतिरोध दिया है 8 ओम का। एक प्रतिरोध ये भी 8 ओम का है, ये भी प्रतिरोध 8 ओम का, ये भी प्रतिरोध 8 ओम का, ये भी प्रतिरोध 8 ओम का। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला RS बराबर क्या हो जाएगा? NR, यानी RS बराबर हो जाएगा N की वैल्यू 1 2 3 4 गुने R का मान कितना दिया है? 8 ओम। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 32 ओम हो जाएगा। यानी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। बोलिए आप लोग, RS बराबर क्या होगा? RP बराबर R/N हो जाएगा। ये प्रश्न भी बिहार बोर्ड पूछा है, ऐसा नहीं मत समझिएगा कि ये नहीं पूछा है ये प्रश्न। चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस अभी आपको मैं, जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन रहेंगे किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। अब ऑप्शन देते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन है R बराबर VI, ए नंबर ऑप्शन है R बराबर VI। बी नंबर ऑप्शन है R बराबर V/I। अभी मत जवाब दीजिएगा। सी नंबर ऑप्शन है R बराबर I/V और डी नंबर ऑप्शन है R बराबर V-I। बोलिए कौन सा जवाब होगा? बी नंबर होगा एकदम से सही जवाब, क्योंकि यहाँ से ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR आप लोग जानते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आपको रहेंगे, लेकिन यहीं तक काम नहीं होता है। अगर I बराबर यहाँ से निकालिएगा तो I बराबर क्या होगा? V/R होगा। तो अगर आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, एक प्रश्न में आपसे पूछता हूँ कि 1 एम्पियर है बराबर, 1 एम्पियर बराबर है, एक प्रश्न में और आपको देता हूँ, 1 एम्पियर बराबर है, अगर यहाँ पे रहेगा ए नंबर ऑप्शन रहेगा 1 वोल्ट बटे 1 ओम, बी नंबर ऑप्शन रहेगा 1 ओम बटे 1 वोल्ट और सी नंबर ऑप्शन रहेगा
1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो इनमें से 1 एम्पियर बराबर क्या ऑप्शन होगा सही? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं I बराबर V बटे R। अगर I का मान अगर 1 एम्पियर रखिएगा तो इसका मतलब एक तभी आएगा जब V का भी मान 1 वोल्ट रखिएगा और R का भी मान 1 ओम रखिएगा। 1 वोल्ट बटे 1 ओम का मान 1 एम्पियर के बराबर आएगा। इसलिए प्रश्न आपको पूछा है इनडायरेक्टली कि 1 एम्पियर जो है 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? तो 1 वोल्ट बटे 1 ओम के बराबर होगा। ये भी आपको प्रश्न बिहार बोर्ड पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ढेर सारा प्रश्न अभी मैं आपको देता हूँ। अभी और प्रश्न देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको रहेगा कि अगर जैसे 1 वोल्ट, जैसे 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर है 1 वोल्ट बराबर है, मैं ऑप्शन देता हूं तब आप लोग बनाइएगा। 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलाम, यहाँ पे कूलाम, ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम लिखा हुआ है। और सी नंबर ऑप्शन है 1 जूल प्रति एम्पियर, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। बताइए 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल प्रति कूलाम। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये कैसे बनेगा? तो आपको पता है V बराबर W बटे Q। तो ये V का मान अगर 1 वोल्ट अगर पुट कर दें तो 1 वोल्ट तभी आएगा जब W का भी मान 1 जूल पुट करिएगा और Q आवेश का भी मान 1 कूलाम पुट करिएगा। तो अर्थात यहाँ पे समझ आया कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम आंसर होगा, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसा प्रश्न और भी है, मैं आपको भी देता हूँ। से मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन रहेंगे, मान लिया जाए एक क्वेश्चन और रहेंगे कि जूल प्रति कूलाम। बताइएगा जूल प्रति कूलाम बराबर है, जूल प्रति कूलाम बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ओम के, ऑप्शन है ओम के, बी नंबर ऑप्शन है वोल्ट के और सी नंबर ऑप्शन है एम्पियर के। तो बताइए क्या आंसर होगा? वोल्ट के आंसर होगा, क्योंकि जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम क्या होता है? वोल्ट होता है। तो देखिए यही दोनों प्रश्न आंसर कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन में दूं आप लोगों को, जैसे वोल्ट बटे एम्पियर। जैसे एक और प्रश्न में देता हूँ, वोल्ट बटे एम्पियर अगर ये बराबर में पूछ दिया तो वोल्ट बटे एम्पियर के बराबर है, बराबर है। ऑप्शन आपको जब तक नहीं देखोगे पता भी नहीं चलेगा। एम्पियर दिया है, बी नंबर ऑप्शन दिया है वोल्ट, बी नंबर दिया है वोल्ट और सी नंबर ऑप्शन दिया है ओम और डी नंबर ऑप्शन दिया है वाट। अब बोलिए क्या होगा? वोल्ट बटे एम्पियर क्या होगा? ओम होगा। कैसे सर? क्योंकि आप जानते V बराबर आई आर। बोलिए V बराबर आई आर। तो यहाँ से वोल्ट बटे एम्पियर पहले निकालिए, तो वोल्ट बटे आई कर लेंगे तो बराबर में आर न बचेगा। तो यानी वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट ये V कैसा मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। ये V कैसा मात्रक? वोल्ट होगा। I कैसा मात्रक? एम्पियर होगा। बराबर में ये R आएगा, अर्थात R का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। तो ये आंसर C हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पे V का ऐसा मात्रक वोल्ट, I का ऐसा मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर R के बराबर और R का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। तो C नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये SI मात्रक से प्रश्न आपको कैसे पूछे जाते हैं आपने वो देख लिया। अब थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं कि ओम के नियम से क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक ऑरली क्वेश्चन में पूछूँ, आप लोग जैसे अभी जवाब दीजिएगा कि ओम के नियम अनुसार क्या स्थिर रहता है? ओम के नियम के अनुसार क्या अचर होता है? ताप। अचर मतलब स्थिर होता है, ठीक है। अचर मतलब स्थिर। मान लीजिए कि आपको एक बल्ब है और ये कितने वाट का है? तो 100 वाट का ये बल्ब है। बहुत बढ़िया सर, 100 वाट का एक बल्ब है और इसमें ये बल्ब का जो प्रतिरोध, ये जो बल्ब का जो वोल्टेज है, इसमें जो जोड़े हैं आप बैटरी, वो 12 वोल्ट का नहीं हम आपको 20 वोल्ट का बैटरी दे देते हैं। इससे आपने कनेक्ट कर दिया तो 20 वोल्ट का बैटरी। तो बताइए इस बल्ब में कितना धारा जा रही है?
बताइए कितना धारा जा रही है। बहुत आसान प्रश्न हो गया। फिर से समझिए, एक बल्ब है जो कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का, उसमें कितने वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किए, 20 वोल्ट का। तो यहाँ P बराबर क्या सूत्र होता है, V बाई। सर ये सूत्र क्यों आप लगाए, क्योंकि यहाँ पे पावर दिया हुआ है, P का मान दिया है, V का मान दिया है और I आपको पूछ दिया है। तो बताइए P V I से सूत्र यही आप जानते हैं ना, P V I से सूत्र आप जानते थे। तो P का मान कितना पुट करेंगे, 100 वाट पुट करिएगा। V का मान कितना पुट करिए, 20 वोल्ट गुने I पूछ रहा था, तो I बराबर होगा 100/20। तो 20 से कट जाएगा, ये कितना होगा, 5 एम्पियर होगा। क्योंकि आप क्या निकाल रहे थे, विद्युत धारा निकाल रहे थे। अगला जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के साथ। बताइए आप लोग, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। ये 90% लोग जानते होंगे विद्युत धारा का SI मात्रक। लेकिन अब आप ये सवाल का जवाब दीजिए, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, एम्पियर देगा, B नंबर ऑप्शन वोल्ट देगा, C नंबर ओम देगा, D नंबर देगा जूल। बताइए कौन सा आंसर होगा, एम्पियर होगा। बिल्कुल सही जवाब। विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात वही चीज हुआ, विद्युत धारा की प्रबलता मतलब विद्युत धारा की स्ट्रेंथ, वो कितना मजबूत है, विद्युत धारा कितनी मजबूती में है। तो असल में है तो विद्युत धारा ना, उसकी SI मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। चलिए एक और प्रश्न मैं यहाँ पे पूछता हूँ। इनमें से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। ये आप जानते होंगे कि जो भी चार्ज आवेश होता है, वो आवेश को बल लगागा तभी आवेश जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करेगा। अब आप जानते हैं कि आवेश का प्रवाह होना ही विद्युत धारा है। आवेश का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा होगा, आवेश का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा होगा ही। आवेश एक ही जगह रहेगा तो विद्युत धारा संभव है, नहीं संभव है। तो आप एक बात बताइए कि विद्युत धारा तभी संभव है जब आवेश फ्लो करेगा। तो बात समझ में आया। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, वह बल जो आवेश पर बल लगाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। विद्युत वाहक बल एक तरह का वो बल है जो किसी भी तार में अगर करंट आ रहा है तो वो जो आवेश फ्लो कर रहा है, तो आवेश को कोई ठेलता होगा, कोई इस पे बल लगाता, वही बल विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक आपको बिहार बोर्ड पूछ सकता है। तो SI मात्रक होता है, उत्तरी डायरेक्ट हम बता देते हैं, इसका भी SI मात्रक वोल्ट ही होता है। तो आज आपने 3 चीज जानना है। सर विद्युत वाहक बल का भी SI मात्रक वोल्ट होगा, विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होगा बच्चों, वोल्ट होगा। अब विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होगा, विद्युत विभव का भी SI मात्रक वोल्ट ही होगा। समझ गए। अब बताइए विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट होगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होगा। तो ये सभी लोग लगभग जानते ही हैं। अब एक बात बताइए, अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बनाइएगा ध्यान से, ठीक। बताइए ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। अब ए मीटर की चर्चा हो गया, तो बताइए ए मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है कि निम्न होता है। ए मीटर का प्रतिरोध का मान निम्न होता है। ए मीटर में प्रतिरोध निम्न कर देंगे तब तो धारा ज्यादा आएगा। धारा जब ज्यादा आएगा ए मीटर में तो धारा ही न मापने का काम करेगा वो। तो धारा कम मापने का काम करेगा कि ज्यादा मापने का काम करेगा, धारा ज्यादा मापेगा तब न वो मशीन सही कहलाएगा। अगर ए मीटर धारा कम मापेगा तो ए मीटर कहलाएगा अच्छा ए मीटर। अच्छा ए मीटर वही होगा जो धारा कुल धारा माप ही लिया, बेईमानी ए मीटर नहीं करेगा। अर्थात अगर ए मीटर का धारा कम मापेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो ए मीटर अच्छा वाला नहीं है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होगा, ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होगा। अब आगे जो क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं, तो मैं रिवाइज कर लूं बच्चों। आप लोग बताइए विद्युत धारा की प्रबलता कैसा मात्रक, एम्पियर होगा।
अब बताइए विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। उसके बाद एक और बताइए, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन देते हैं, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर होगा। अब ये दिमाग कैसे लगा? क्योंकि विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता था? वोल्ट। इसका मतलब विद्युत वाहक बल भी किस यंत्र से मापेंगे? वोल्ट मीटर से। यहाँ पे वोल्टामीटर फंसाने के लिए आपको दिया गया है, वोल्ट मीटर ही होता है ना कि वोल्टामीटर होता है। ये शब्द ही गलत है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का एक विद्युत 100 वाट का विद्युत बल्ब है। आपको बताना है, विद्युत बल्ब है, ये बल्ब में देखते हैं, विद्युत बल्ब 250 वोल्ट का के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा का मान होगा, धारा का मान क्या होगा? देख लेते हैं। पहले एक बात बताइए, ठीक है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा। लेकिन आप क्वेश्चन जब पढ़े तो ये जो बल्ब है कितना वाट का बल्ब है? भाई साहब इसमें बताइए वोल्टेज कितना वोल्टेज दिया है? 250 वोल्ट का। क्या पूछा है? आई का मान वाट कर लें। ओम के नियम से आप सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? V बराबर आई आर। यहाँ से I बराबर क्या निकल जाएगा? बोलिए, I बराबर V बटे आर। तो I निकल गया डायरेक्ट। वोल्टेज का मान कितना है? 1 मिनट, सॉरी ये इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। हमने भी जस्ट बताया P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर VI। तो यहाँ से P का मान 100 वाट दिया है, थोड़ा देर पहले ऐसा प्रश्न बताए थे। और वोल्टेज का मान कितना दिया है? 250 वोल्ट दिया है। और I यहाँ से निकाल लेंगे, 250 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 100 में 250 डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 1 0 1 0 कटा, ये 2 से कटा, ये 5 से कटा, और 2/5 का वैल्यू कितना आता है बच्चों? 2/5 का वैल्यू कितना आएगा? 0.4। ये आई निकाले हैं तो एम्पियर में आंसर होगा। 0.4 एम्पियर। ये आई निकाले हैं तो किस में आंसर होगा? एम्पियर में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनाइए आप लोग, जरा ये प्रश्न आप लोग, ये प्रश्न अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। किसी बल्ब, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में लघुत्तरीय में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? अब यहाँ पे ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन रहेगा, ए नंबर में 1 एम्पियर, बी नंबर में होगा 2 एम्पियर, सी नंबर में 3 एम्पियर, डी नंबर में 4 एम्पियर। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले तो एक बात बताइए, आपको डेटा में क्या दिया है? डेटा में क्या दिया है? 1 मिनट। टाइम का मान कितना दिया है? 1 मिनट। और आवेश का क्यू का मान कितना दिया है? 120 कूलम्ब, 120 कूलम्ब। अब यहाँ पे एक बात बताइए, टी का मान दे दिया, क्यू का मान दे दिया, क्या पूछा है? क्या पूछा है? आई का मान पूछा है ना। अब आप बताइए, यहाँ पे Q बराबर सूत्र होता है आई टी, Q बराबर सूत्र होता है आई टी, Q बराबर क्या सूत्र होता है? आई टी। तो यहाँ पे I पूछ रहा है तो यानी Q/T हो जाएगा I का मान, यहाँ पे Q/T। तो यहाँ से Q का मान रख लीजिए, कितना दिया है? 120 कूलम्ब। और T का मान सेकेंड में पुट करना है, तो T का मान 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड पुट होगा। तो 60 दूनी 120, 2 कूलम्ब प्रति सेकेंड, अर्थात यहाँ पे I निकाल रहे हैं तो 2 कूलम्ब प्रति सेकेंड या 2 एम्पियर। मैं आपको फिर से बता दूं, विद्युत धारा कैसा है? मात्र कूलम्ब बटे सेकेंड भी होता है या एम्पियर भी होता है। इस तरीके से ये प्रश्न आपको बना लेनी है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। मैं फिर से बोलूँगा,
आप इसको वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इसको 1 मिनट। एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा कंसस में रहिए, ध्यान से रहिए, ठीक है, थोड़ा नॉइज भी हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ये सवाल अभी ऑप्शन देंगे तभी आप लोग जवाब दीजिएगा। अभी रुक जाइए। ए नंबर ऑप्शन है 55 ओम, बी नंबर ऑप्शन है 110 ओम, सी नंबर 220 ओम। कुछ लोग बोल रहे हैं 110 ओम, ठीक है। अब देखिए, अब 1 मिनट सुनिए। आप पहले फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है। एक बल्ब दिया है, कितने वोल्ट का दिया है, कितने वोल्ट का, रितेश बाबू वोल्ट, कितने वोल्ट का बल्ब दिया है? 220 वोल्ट का बल्ब दिया है। और कितना एम्पियर धारा इसमें बह रही है? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। अब आप बताइए, वोल्ट यानी V का मान दे दिया, एम्पियर मतलब I का मान दे दिया, पूछा क्या है? R पूछा है, R बराबर वाट कर लेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन तभी बनेगा जब प्रश्न में जो दिया है वो लिखिए और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका बराबर में वाट करिए। अब हमको पता चल गया कि VIR से प्रश्न सूत्र होता है V बराबर IR। V का मान कितना दिया है? 220 बराबर I का मान कितना दिया? 2। R निकाल लेंगे, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। कितना बच गया? 110। अब ये R निकाल रहे हैं तो R का ऐसा मात्रक ओम होता है, तो बी नंबर आंसर इसका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियो फिर से मैं बोलूँ, स्क्रीनशॉट लेने का बहुत अच्छा मौका है, तो जब ऐसे होते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक सवाल और मैं बता देता हूँ। एक सवाल और यहाँ पे है जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार किस चीज़ से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और मैं एक बात और बता दूं, टंगस्टन का जो गलनांक होता है लगभग 3400 डिग्री से, लगभग 3400 डिग्री से, ठीक है, लगभग में बोले हैं, ठीक है। 3380 कहीं गूगल में आपको देगा, हाँ, तो इस तरीके से याद रखिएगा। एक और बोलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता या फिर बोल सकते हैं प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। 1 मिनट और सुनिए, प्रतिरोधकता का दूसरा नाम क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता का क्या दूसरा नाम होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस प्रकार आपने देखा। एक क्वेश्चन, अंत में एक क्वेश्चन और आपसे हम पूछते हैं। आपको पता है विद्युत हीटर क्या होता है? विद्युत हीटर समझते हैं ना, हीटर पे खाना भी बनता है। ठंड का समय है तो हीटर से ठंड को दूर भी किए जाते हैं। तो भाई साहब एक बात बताइए, एक विद्युत जो है, एक विद्युत हीटर की कुंडली, अच्छा विद्युत हीटर की कुंडली किस चीज़ से बने होते हैं? नाइक्रोम के तार से बने होते हैं। अब यहाँ पे जब सवाल आ गया कि विद्युत हीटर का जो कुंडली, वायर, तार नाइक्रोम का बना होता है, तो इसका रीजन है 2 रीजन। पहला रीजन कि नाइक्रोम के तार का जो होता है प्रतिरोधकता वो बहुत ही उच्च होता है, और दूसरा रीजन कि इस तार का गलनांक भी उच्च होता है। तो हमने याद क्या कर लेना है कि विद्युत हीटर में जो नाइक्रोम का तार होता है उसका दोनों चीज़ उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है और प्रतिरोधकता भी। अब विद्युत फ्यूज के बारे में भी बता देते हैं, उसमें भी तार लगे होते हैं, उस तार का गलनांक कम होता है इसलिए कि वो ज़्यादा धारा आने से वो गल जाए और धारा का जो है परिपथ टूट जाए, ताकि अब घर में धारा आए ही नहीं ज़्यादा। तो फिर से सुनिए, विद्युत फ्यूज के तार का गलनांक कम होता है लेकिन प्रतिरोधकता उच्च होता है। हमने फिर से सीखना है, नाइक्रोम का दोनों चीज उच्च होगा लेकिन विद्युत फ्यूज का केवल प्रतिरोधकता उच्च होगा, गलनांक कम होगा। ये जो हमने बात बोला है इसको फिर से आप दोबारा वीडियो देख करके जो मैंने लाइन बोला है उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे एक प्रश्न में आते हैं। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध जो दिया है, प्रतिरोध 550 ओम दिया है, 550 ओम दिया है, 220 वोल्ट के स्रोत
220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। अब आप सुनिए, प्रश्न फिजिक्स का बनाने से पहले हमको यहाँ पे क्या करना होता है, तो सबसे पहले डेटा लिखिए कि क्या दिया है प्रश्न में। 550 ओम मतलब आर का मान क्या दिया है, ओम दिया। 220 वोल्ट तो भी का मान कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया। पूछा क्या है, विद्युत धारा आई का मान पूछा है। अब आप ये प्रश्न देखिए, डायरेक्ट ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है ना, आई निकालेंगे तो भी बटे आर हो जाएगा। तो आई बराबर भी का मान कितना दिया है 220, आर का मान कितना दिया है 550, 0 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पचे, आई बराबर 2/5 का मान कितना होता है 0.4 एम्पियर। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से 0.4 एम्पियर इसका धारा का मान होगा। 1 किलोवाट का मान, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। हमें आपसे यही उम्मीद था कि 1 किलोवाट का मान 3.6 × 10⁻6 जूल बोल दीजिएगा। बच्चों 1 किलोवाट ही केवल लिखा है, 1 किलोवाट घंटा नहीं लिखा हुआ है। तो हमें समझना 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000 वाट आंसर होगा इसका। और एक चीज़ और जान लीजिए, अब रहेगा 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा। 1 किलोवाट घंटा का मान, हाँ 1 किलोवाट घंटा को 1 kWh लिख सकते हैं, इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। अब सुनिए ध्यान से कि 6 जूल, बोलिए 1 किलोवाट घंटा का मान कितना जूल होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। जूल से समझ आया ये ऊर्जा कैसा मात्रक होता है। तो हमें यहाँ से याद कर लेना है कि 1 किलोवाट घंटा समय का मात्रक नहीं बल्कि ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन केवल ऊर्जा नहीं, व्यावसायिक ऊर्जा। ठीक है, तो याद रखना है व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक होता है। व्यापारिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं। व्यापारिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, किलोवाट घंटा। क्या होगा ये देखिए, व्यवसायिक ऊर्जा या व्यापारिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक या तो यूनिट होगा या किलोवाट घंटा होगा। और 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अब तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, 1 यूनिट का मान कितना जूल होता है। हाँ, कैलोरी बराबर 4.2 या 4.18 जूल होता है। ठीक है, 4.18 को लगभग आप 4.2 भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैलोरी भी एक तरह से ऊर्जा का ही मात्रक, जूल भी एक तरह से ऊर्जा का ही मात्रक होता है। लेकिन आप लोग लास्ट में बताइए, कैलोरी सीजीएस मात्रक है कि एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। अब अंत में आप लोग को 2-3 सवाल में ऑरली पूछ देता हूँ। बताइए 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में कितना होता है। अब बताइए 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है। अच्छा, यूनिट किसका ऐसा मात्रक होता है, व्यापारिक ऊर्जा या व्यावसायिक। ठीक है, इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही आप लोग हमने, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे।